नमस्कार। विमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम जियो तो जियो ऐसे की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है दिल से। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं हरजिंदर सिंह चीमा जी, एक सफल उद्यमी, चिंतक और ये एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, खुद क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए अवसर। तो आइए जानते हैं कैसी रही इनकी यह यात्रा। 10,000 रुपए से जो कार्य इन्होंने शुरू किया उसे 4,000 करोड़ की संस्था तक कैसे पहुंचाया। इनके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि ये इनका कहना है, लेट्स गेट रेडी एंड स्टीम अहेड टू क्रिएट 1,000 मोर एंटरप्रेन्योर्स एंड बियॉन्ड। If I can reach where I am today, even after such a tough beginning, then anyone can do it and make a difference in the world. Life tests everyone at all stages. Luck, however, favors those who do not succumb to hard times. इनकी यात्रा के संस्मरण, इनकी सफलता, इनके संघर्ष और इनकी उपलब्धियों की कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। हरजिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है विमेन टीवी इंडिया के इस मंच पे। नमस्कार। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू जी। सर, आपकी कहानी बहुत ही रुचिकर है। आपके बारे में पढ़ा, आपसे बातचीत की। दर्शकों के लिए सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, जैसा कि आपकी बातचीत से जाहिर हुआ। तो आपके पिता की तरफ से आपको क्या विरासत मिली, रिश्तों में क्या प्रेरणा मिली और क्या आशा मिली कि आप यहाँ तक पहुंचे? असल में क्या होता है कि देखो, कोई भी कहता है कि इनके माँ बाप कैसे हैं। कोई आपकी परफॉर्मेंस को नहीं याद करता, आपके माँ बाप की। आपकी परफॉर्मेंस जो है आपके माँ बाप की कंट्रीब्यूशन होती है, आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपके माँ बाप की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है किसी की भी परफॉर्मेंस में। हमारे केस में हमारे डैडी मम्मी 47 में खाली हाथ आए थे। जो उन्होंने 3 कपड़े पहने हुए थे वही थे, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि बाकी की ज़िंदगी हमारी जो है वो रोड पर ही गुजरेगी। अब मेरे डैडी जो थे वो आर्मी में थे और वो EME में थे, इंजीनियर थे, टेक्निकल थे। तो उन्होंने आके के सबसे पहले हमारे पास एक पड़ोसी था, उसके यहाँ जॉब किया 100 रुपये महीने के ऊपर, और उसको ये कहा कि भाई जब मेरे को जरूरत होगी मैं तेरा ट्रैक्टर चलाऊंगा भी, ठीक भी करूंगा। तो जब मेरे को जरूरत होगी तो तू मुझे अपना ट्रैक्टर देगा, अपना मेरा खेत जोतने के लिए। तो वहां पर कोई उस टाइम मैकेनिक भी नहीं होता था, तो वो मान गया। तो जैसे ही एक दिन बारिश पड़ी तो मेरे डैडी ने कहा भाई अच्छा, मीनवाइल क्या हुआ कि एक हमारा पड़ोसी था, उसके पास 500 एकड़ जमीन थी, 500 एकड़। तो वो हल से वो 500 एकड़ तो जोत ही नहीं सकता था। तो मेरे डैडी ने उसको कहा कि तू मेरे को दे दे जमीन। तो उसने कहा मैं मुरब्बा कहते हैं पंजाबी में 25 एकड़ को। तो उसने कहा मैं 1,000 रुपया मुरब्बा दूंगा, आप ले लो। तो मेरे डैडी ने कहा भी ठीक है, तेरी जो प्राइस है वो मुझे मंजूर है, और मैं तेरे को पैसे जो है पहली फसल पे दूंगा। अगर मैं पैसे ना दूं तो तू मेरे को फसल अपनी काट लेना, तेरा तो मनी तेरी। तो वो मान गया इस बात के लिए। तो फिर जैसे ही बारिश पड़ी तो मेरे डैडी ने अपने मालिक से कहा भी मुझे खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर दे दे। तो उसने कहा भी पहले तो मेरा अधिकार है ना, पहले मेरी जोतो, उसके बाद ट्रैक्टर लेकर जाओ। तो पहले 24 घंटे डैडी ने ट्रैक्टर चला के उनका खेत जोता, उनकी फसल बोई। उसके बाद अपने ट्रैक्टर लेकर के अपने वहां पे गए खेत में। लेकिन रास्ते में जाके पता चला कि मेरे पास तो डीजल के लिए भी पैसे नहीं है। तो रास्ते में किसी का 2 एकड़ खेत था, उसको बोला कि मैं तेरा जोत देता हूँ, क्योंकि बारिश पड़ी हुई है, हर एक को जरूरत है जोतने की, तो तू मेरे को डीजल ला दे। तो वो कहता ठीक है। तो इन्होंने ट्रैक्टर ने 2 घंटे में उसका भी जोत दिया और बाद में अपने खेत पे चले गए। तो वो बाद में कहता है कि डीजल लाऊं कैसे, हमारे पास तो बर्तन ही नहीं है, क्योंकि बर्तन तो किसी ने सोचा नहीं। फिर डैडी ने कहा जो दूध वाली गागर है, आपने देखा होगा अमृतसर में गागर होती है जो ऊपर से नेक उसका छोटा होता है, उन्होंने कहा दूध की गागरों में भर के ले आओ। तो इतने लेबोरियस लोग थे कि उनकी औरतें वो 20-20 लीटर डीजल गागर में भर के ले आई, और डैडी ने 24 घंटे आगे फिर ट्रैक्टर चलाया। और बीच बीच में जब खाने के लिए अगर या चाय पीने के लिए ट्रैक्टर रोकना है
तो मेरी मम्मी को दे देना चलाने के लिए गियर में डाल के। तो मतलब बिल्कुल 48 घंटे ट्रैक्टर का इंजन ऑफ नहीं होने दिया, और उसमें चने बोए, और बाद में वो चने जो है वो 4000 के निकले। तो उस ओनर को 1000 की बजाय 2000 दिया और 50 एकड़ जमीन लिखाई। तो अब देखिए कि एक आदमी ने 50 एकड़ जमीन बिना किसी रिसोर्सेज के ले ली। ये आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ा लेसन है, ये इनको सीखना चाहिए। ये मनी जनरेट करना मेहनत से, ये हर एक के बस की बात नहीं है, ये सोच भी चाहिए। एग्जाम्पल तो इसीलिए देने पड़ते हैं ना, बिल्कुल एग्जाम्पल देने पड़ते हैं जी। तो ये तो थी कंट्रीब्यूशन हमारे पेरेंट्स की। हाँ, बहुत बड़ी विरासत है जी ये, इस तरह की प्रेरणा बहुत बड़ी विरासत है जी ये। जी तो जी सर जी। एक कहानी है आपसे जुड़ी हुई कि एक 10 साल के बच्चे ने अपने घर को जलते हुए देखा और उसके बाद 600 गज का हाँ, वो घर ऐसा हुआ अपने कि हमारे ना यूपी में छप्पर डालते हैं, उसको छप्पर वो फूस के बने होते हैं, तो वही आके डाले थे उन्होंने, सन 60 की बात होगी मेरे ख्याल में। तो एक दिन मैं अपने मामा के यहाँ गया हुआ था साइकिल कैंची में चला के। तो जब मैं 3 से 4 बजे वापस घर पहुंचा तो वो वो देखा कि घर जल गया है। तो उसी टाइम हमारा एक पड़ोसी जो आर्मी का मेजर था, उसने बहुत शानदार चाय भेजी, बढ़िया चाय, बिस्कुट थे, मिठाई थी, टकोजी लगी हुई थी। तो मेरे डैडी ने मेरी मम्मी को डांट के कहा कि रोने की क्या जरूरत है, ठीक 4 बजे भगवान ने इतनी अच्छी चाय दी है, हमारे पास तो ऐसे कप भी नहीं है, और रात का डिनर भी आएगा, कल का ब्रेकफास्ट भी आएगा, अच्छा हो गया छप्पर जल गया, अब टीने डालें। तो वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए उस टाइम घबराना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ के लिए। लाइफ में ऑप्टिमिज्म एक बिहेवियर में आ गई उससे कि हाँ जी जी, जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उदास नहीं क्योंकि होना, अपने आगे आगे चलना है। उसी उम्र में बढ़ाते हैं, उसी उम्र में बंदे का चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपकी शिक्षा, आप इंजीनियर हैं, कहाँ कहाँ पढ़ाई की, कैसे कैसे साथी मिले उस मैंने यात्रा तो में? 12वीं तक तो मैंने अपने गांव में ही पढ़ा। उसके बाद मेरा वहां मैं नेवी में चला गया, इंडियन नेवी में अच्छा, सिलेक्ट हो गया। इंजीनियरिंग मैंने इंडियन नेवी से करी। ओके, इंडियन नेवी के साथ आपने इंजीनियरिंग की? इंजीनियरिंग जी। मास्टर। तो सर आपका जो पहला जॉब का एक्सपीरियंस था इंडियन नेवी के साथ, वो कैसा रहा आपका? वो ऐसा हुआ कि जब मैं 5th to 8th जब मैं पढ़ता था क्लास में, तो दूसरा लड़का जो मेरे साथ डेस्क के ऊपर बैठता था, उस टाइम तो डेस्क भी लकड़ी के होते थे, आजकल तो सरमाइका के आ गए। तो हम लोग प्रकार से हिंदी में नाम लिख देते थे अपना अपना, क्योंकि इंग्लिश तो छठी से स्टार्ट होती थी, 5वीं तक तो इंग्लिश किसी को आती नहीं थी। तो वो वो था शहीद भगत सिंह का भतीजा। वो संधू है, लेकिन उसका नाम शिवनान इसलिए है क्योंकि शिवनान उस पायलट का नाम था जिसने अपना एरोप्लेन अमेरिकन जहाज की चिमनी में फेंक के जहाज को गिराया था। अच्छा। तो भगत सिंह के भाई ने, जो शिवनान का जो डैडी था, उसने इसका नाम उस पायलट के नाम पर रखा। तो ये 3-4 साल तक जब मेरे साथ बैठता था, तो ये हमेशा भगत सिंह का कहानियां सुनाता रहता था, भाई ताया जी ने ऐसे किया, ताया जी ने ऐसे किया। तो उससे मेरे अंदर एक भावना पैदा हो गई कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो जैसे ही मैं जहाज में पहुंचा, तो मैंने अपने कैप्टन से यही क्वेश्चन किया कि सर हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, कि हम आज जहाज का कैप्टन बन जाए, चीफ इंजीनियर बन जाए, 6 महीने चंडीगढ़ में रहे, 6 महीने जहाज पे रहे, लेकिन देश के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो कैप्टन कहता है फिर तूने देश के लिए करना है। मैंने कहा क्यों नहीं, भगत सिंह ने इतना किया, दूसरे लोगों ने इतना किया, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो कहता है तो जहाज खरीद ले और देश की सेवा कर। मैं कहा सर आदमी थोड़े ना जहाज खरीद सकता है, जहाज के ऊपर नौकरी मिल जाए इतना ही क्या काम है, आदमी नहीं जहाज खरीद सकता। तो कैप्टन कहता नहीं खरीद सकता। मैंने कहा ना। कहता सवेरे मेरे ऑफिस में आना, मैं तेरे को आदमी का नाम बताऊंगा, उसने 100 जहाज खरीदे हुए। तो मैं सवेरे तो 8 बजे, वहां तो ऑफिस भी 8 बजे खुलते हैं, तो मैं 8 बजे कैप्टन के ऑफिस में गया। उसने मुझे शिपिंग कंपनी के चेयरमैन का नाम बता दिया और 125 जहाज की नाम की लिस्ट दे दी कि बच्चा ये जहाज है, इसने खरीदे हुए। मैं तो हैरान रह गया, छोटा सा था मैं, 23-24 साल का। मैंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बंदा 30 साल तक तो बड़ी मुश्किल से एजुकेशन कंप्लीट होती है, 70 में बंदा रिटायर हो जाता है।
तो उसके पास 40 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। 40 साल में 100 जहाज खरीदने का मतलब ये हुआ कि हर तीसरे चौथे महीने एक जहाज खरीदना, और जहाज बनने में 1.5 से 2 साल लगते हैं। तो ये सारा बोगस है, फिगर स्टैटिस्टिक गलत है। 40-50 जहाज इसके बाप दादा के होंगे, बाकी इसने ऐड ऑन किए होंगे, ये तो पॉसिबल है, पर ये बंदा इतने जहाज एक जिंदगी में बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो कैप्टन ने कहा बच्चे जिसने जो करना है वो एक ही जिंदगी में करता है। ओबेरॉय के 100 5 स्टार होटल है इंडिया में, और वो सिर्फ एक 5 स्टार होटल में शिमले में अकाउंट्स मैनेजर था। और JW मैरियट के 2050 5 स्टार होटल है वर्ल्ड वाइड, और उसने $1 भी अपने पास से नहीं लगाया, क्योंकि उसके पास था ही नहीं। तो वहां से मेरा दिमाग जो है वो चक्कर खा गया। मैंने ये सोचा कि अगर ये बंदा 100 जहाज खरीद सकता है तो क्या मैं एक नहीं खरीद सकता। तो मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी वाइफ की उम्र 20 साल होगी, मेरी 24-25 होगी। तो मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा हमारे पास 2 कैरियर ऑप्शन है। एक कैरियर ऑप्शन है कि जहाज का कैप्टन बनो या चीफ इंजीनियर बनो, और दूसरा कैरियर ऑप्शन है कि जहाज खरीदो और कैप्टन को अपना सर्वेंट रखो। तो वो कहती है जहाज खरीदा जा सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं खरीदा जाता, दूसरे बंदे ने तो 100 खरीदे हैं, मैं तो एक की बात कर रहा हूँ। अगर वो बंदा 100 खरीद सकता है तो क्या हमारी एफिशिएंसी एज ए इंजीनियर इतनी भी नहीं कि हम एक खरीद सके, फिर किस लिए पैदा हुए हम। तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि नौकरी नहीं करनी और बिजनेस में ही जाना है, इंडस्ट्री में ही जाना है। वहां से चेंज हुआ सारा। बहुत सुंदर कहानी है सर, और आपने बहुत अच्छे से बताई भी। मतलब वो कैप्टन की बात से आपकी सोच बदल गई पूरी तरह से। सोच बदल गई मेरी। तो फिर क्या उसके घर बाद वाले काम मानते हैं, घर वाले काम मानते हैं। तो मेरे डैडी ने, जब मैंने डैडी को आगे बोला कि जी मैंने नौकरी नहीं करनी, तो वो तो आग बबूला हो गए। वो कहने लगे इतनी अच्छी तो नौकरी हो ही नहीं सकती, सरकारी नौकरी, 1 लाख रुपए पेंशन, कैप्टन गारंटेड। कैप्टन तो ऑलमोस्ट मालिक होता जहाज का। अब मैं बोलूं तो ना, लेकिन अंदर से सोचूं कि मैंने तो मालिक बनना है, मैं फिर ऑलमोस्ट क्यों बनूं, मैं तो रियल बनना है। कैप्टन तो रखना है मैंने आगे। हाँ कैप्टन मैंने रखना है। अभी भी हमारे पास 100 कैप्टन काम कर रहे हैं आज की डेट में। गुड। तो सर आपकी एक कहानी और है आपके इंडियन ब्रिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई। तो ये जो आपका ब्रिक मेकिंग मशीन वाला जो पार्ट रहा, तो वो क्या था और आपने क्या सीखा उससे? थर्मस कंपनी में फिर मैंने जॉब किया, एक थर्मस कंपनी उनके साथ 12 साल मैंने जॉब किया। फिर 88 में मैंने जॉब छोड़ा। फिर 90 में मेरे को लगा कि एक ब्रिक जो इंडस्ट्री है, मैं एक्चुअली इनोवेशन में बहुत शुरू से इनोवेशन बहुत करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे को लगा कि मेरे को ब्रिक इंडस्ट्री के लिए कोई काम करना चाहिए, कोई बंदा इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। तो मेरे को जो है 71,000 रुपए का चेक मिला थर्मैक्स से, जो भी प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी कहते होंगे इसको। तो मैंने सारे का हाइड्रोलिक खरीदा और अपनी मारुति कार में लादा और अपने आंगन में जाके एक मशीन बना दी। मैं बाद में पीपीटी में वो मशीन की फोटो दिखाऊंगा। तो और वो पूरे सारे 71,000 हमारा खत्म हो गया। तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग बरेली गए एक अखबार वाले के ऑफिस में। तो हमने उसको कहा कि हमने ये इन्वेंशन करी है, ये फोटो है, तो आप इसका राइटअप छाप दो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग 12,000 रुपए की अटैचमेंट देते हो तब हम आपका छाप सकते हैं। 12,000 की वैल्यू सन 90 में थी 1,20,000 के बराबर, क्योंकि इतनी मनी की वैल्यू थी उसमें। तो अगर आपने आज 1,20,000 की ऐड देनी तो आपको एक बार तो झटका लगेगा ना। तो मैंने क्या किया कि 2,000 की गड्डी थी मेरे पास उस टाइम, 100 और 50 और 100 और 20 का ही नोट होता था, बड़ा नोट होता नहीं था। तो मैंने वो 220 रुपए वाले की 100 नोट की गड्डी निकाली और उसके ऊपर टेबल के ऊपर रखी और 10,000 का चेक काट दिया, और बैंक में पैसा नहीं था, चेक काट के उसको दे दिया। तो उसको कैश मिल गया, उसको चेक मिल गया, उसने अगले दिन ऐड लगा दी। तो ऐड पिक करके सारे इंडिया में फैल गई और उसको हमने 46 लाख रुपया 2 महीने में इकट्ठा किया, क्योंकि हमने कहा जी हम इस मशीन की एजेंसी देंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज एजेंसी देंगे। तो फिर हमने फैक्ट्री लगाई। तो ये घटना हुई उसकी। तो सर वहां से आपका क्या अनुभव रहा, क्या सीखा आपने उससे? क्योंकि वो आपका बहुत, फिर वो मशीन फेल हो गई।
वो अच्छा। सारा पैसा हमारा बह गया, हाँ, हाँ। बिल्कुल जीरो हो गया, पर वर्कशॉप बच गई। फिर हमने अच्छा। एक दिन हमारे पास जब सारा 100 रुपीज का लास्ट नोट भी खत्म हो गया, तो लास्ट नोट एक बचा, तो उसका हमने डीजल डाला जीप में। उस टाइम 20 लीटर आता था, आज तो शायद हुँ, 100 1 ही लीटर आता है। हुँ, तो हमने एक इंडस्ट्री वाले के पास गए, पर रास्ते में हमें भूख लगी। फिर हमने 3 रुपए के 1 किलो अमरूद लेके खाए, क्योंकि पैसे थे ही नहीं। फिर नहीं हमने 1:30 2 बजे 3 बजे एक इंडस्ट्री में गए, वहां से हमने 15,000 रुपए का बॉयलर का कुछ मॉडिफिकेशन का ऑर्डर लिया, और फिर 5,000 रुपए एडवांस दिया। फिर 4 बजे शाम को पनीर के पकौड़े खाए। वेरी गुड। हमने कहा कि घबराना नहीं है, ये मतलब बच्चों के लिए लेसन है कि घबराना नहीं है, वो भले बनता आप नहीं। अमरूद खाओ, बाद में पनीर के पकौड़े खाओ। आगे चलते रहो बस। तो आगे यहाँ हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखते हैं सर की। जी जी उसमें जी बहुत सी इंस्पायरिंग बातें हमारे दर्शक देखेंगे, और उसके जी। साथ हम बातचीत आगे चलती है फिर सीबीएल लीगेसी के बारे में, कि जो आज हैं यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो एक ठीक वीडियो है के मैम, माध्यम से हम देखते हैं इनका लाइव। श्योर मैम, श्योर मैम। बहुत सुंदर यात्रा है, बहुत ही खूबसूरत। अभी थैंक यू हम जी। देख रहे थे कि मालिक पैदा करो नौकर नहीं। आज के दिन हमारे समाज को, हमारे देश को इसकी ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है युवा वर्ग की, और अगर सभी नौकरी ही ढूँढेंगे तो देगा कौन? तो मालिक पैदा होंगे तो वो दूसरों को भी नौकरी देंगे। इस जी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो सर, जी। आज की जो आपकी पहचान है सीबीएल, चीमा बॉयलर्स लिमिटेड, तो इस लेगेसी के बारे में बताएं। ये कैसे आपको आइडिया आया कि इस क्षेत्र में काम करना है, और कैसे आपको सफलता मिली? इसके लिए ये है कि जब हमारी ईंटों वाली मशीन फेल हो गई, तो फिर हमारे पास कोई चांस नहीं बचा। तो क्योंकि मैंने 12 साल पहले नौकरी करी हुई थी थर्मैक्स कंपनी में, तो बॉयलर की मुझे जानकारी थी। तो बॉयलर ओके। तो बहुत बड़ी चीज होती है, एक एक बॉयलर 20-20 करोड़ का है, तो उसको बनाने की तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो हमने उसकी रिपेयर से काम शुरू कर दिया। तो अच्छा, गुड। उसके लिए हमने चंडीगढ़ में आके ऑफिस खोला 93 में, और हमने उसकी जो रिपेयर शुरू कर दी। और उसके लिए रिपेयर के लिए हमने ऐसा किया कि एक हमने टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करी कि जो धान की भूसी है, ये बॉयलर में अच्छे तरीके से जल जाए। तो उसके लिए जो हमने एक इक्विपमेंट बनाया, किट हम उसको कहते थे, उसकी हमारी अपनी लागत जो है वो 2 लाख रुपए थी।
तो जिसने हमें 3 लाख दिया उसको भी हमने वही किट दी, और जिसने हमें 1.5 लाख रुपए दिया उसको भी हमने वही किट दी। मतलब जिसने हमें 1.5 लाख दिया, हमारा 50,000 उस अपने पल्ले से उसके बाद चला गया, नुकसान था। 3 लाख हाँ। वाले सीधे घूम गया। तो उससे क्या हुआ कि 10-15 जो पहले इक्विपमेंट गए वो सारे के सारे ओके हो गए। अच्छा। तो ये अपने एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है सोचना, क्योंकि कस्टमर प्राइस को देखता है लेकिन बाद में प्राइस को कोई नहीं पूछता। हाँ। जब 10-15 एकदम चल गए, फिर तो जिसको जिसको डेट दिया हुआ था उसको हमने कहा था भाई लोगों को 4 बताना, वो कहता मैं तो 5 भी बता दूंगा, मेरा क्या जाता है। हाँ। तो मेरे को लेकिन सस्ता मिल जाए, आपके ठीक है। अंदर हाँ। तो कलेजा चाहिए। जब हम्म, आप अपने 25% अपने पल्ले से डाल के किसी को दे रहे हो उसके लिए भी कलेजा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बात है। हाँ जी। जी जी। तो सर आगे फिर कैसे ग्रोथ हुई, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? अब इसमें ऐसा हुआ कि हम जो भी काम करते हैं वो ऐसा करते हैं जो पहले किसी ने ना किया हो। उसकी वजह जैसे? से हमारी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से 200 करोड़ गई 7 साल में। 2000 में जब हमने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई तो उस टाइम 2 करोड़ थी, और 2008 में 200 करोड़ थी। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले, जैसे हम सबसे पहले आज पराली जला रहे हैं, हाँ और हाँ। हम पराली से डायरेक्ट एथेनॉल भी बना रहे हैं। ओके। जो एथेनॉल जो है, अगर एथेनॉल बनती है तो 4 किलो पराली से 1 लीटर एथेनॉल बनेगी, और वो सीधी पेट्रोल में मिलेगी और 100 रुपए लीटर ही बिकेगी। तो सर ये जो रिसर्च है आपकी, तो रिसर्च आपका अपना यूनिट है या आप रिसर्च? मैं करता ही रिसर्च हूँ और कोई काम ही नहीं करता। मेरी गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में कुछ नहीं है, सिर्फ 1-2 इंजीनियरों की टीम है। हम कोई ना कोई पंगा रोज लेते रहते हैं और नई नई चीज निकालते रहते हैं। अभी मैं आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने भी, उनके साथ भी एमओयू किए हुए। एक हमने वो ह्यूमन बॉडी क्रिमिनेशन डिवाइस बनाई है। जी। उसके बाद हम उनको ये और हम हाइड्रोजन स्प्लिटिंग कर रहे हैं अभी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम्म। तो जी सर और इनोवेशंस आपकी हैं, मैंने वो एक पिक्चर देखी थी पार्किंग लॉट्स, अपने वो हाँ जी, अपने हाँ जी, हाँ जी, कुछ हाँ और जो जी। आपकी इनोवेशंस हैं। अभी क्या है कि जो कंप्यूटराइज पार्किंग लॉट है उसकी प्राइस जो है 5 लाख रुपए पर कार पड़ती है, पर और जो अच्छा। हमने ये पार्किंग बनाया है ये 1.5 लाख रुपए पर कार है। अच्छा। अब 2.5 लाख की कार है, 5 लाख की पार्किंग प्राइस है, हम्म, हाँ, तो हाँ। इसलिए वायबिलिटी नहीं है। तो हम वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो इंडिया के लिए वायबल हो और एक्सेप्टेबल, जो लोग अफोर्ड भी करें, पसंद भी और करें, भी और वो करें चल और जाए। अपनी कंट्री में एक्सेप्टेबल भी हो। तो सर आप सीबीएल के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? आपकी ये बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो किस हाँ जी, तरह का इसका हमारे पास जो? करीब 400 इंजीनियर काम करता है और जी। 800 वर्कफोर्स काम करती है। और हम लोग जो पावर बनाते हैं वो एग्रीकल्चर रेजिड्यू से बनाते हैं, जैसे मतलब पराली, भुस्सी, कपास का छिलका वगैरह, इन चीजों से बनाते हैं। और हमारे सारे बॉयलर मिल करके उतनी बिजली बना रहे हैं जितनी रोपड़ थर्मल बना रहा है, और रोपड़ थर्मल 2 मालगाड़ी डेली कोयला खाता है। तो एटलीस्ट हम 2 मालगाड़ी कोयला तो इंडिया का बचा ही रहे हैं ना। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन एनर्जी है। सर ये इसीलिए मैं बार बार इसी जगह पे वापस आ रही हूँ, क्योंकि इनोवेशंस के बारे में जी जो कुछ आप कर रहे हैं, होता क्या जी है कि बहुत से लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये वीडियो बाद में भी लोग देखेंगे, बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं। तो जी जब वो देखेंगे तो जो बातें आप बता रहे हैं, तो जो ये जिनके अंदर वो कैपेसिटी है, उनको इंस्पिरेशन तो बहुत मिली है, आइडियाज भी मुझे लगता है बहुत मिल रहे हैं कि कैसे मेरे पास रिसर्च करके हम मेरे क्या क्या बचा सकते हैं। हाँ जी, काफी सारे आइडियाज हैं मेरे पास। एक तो हमने जैसे? ये डोमेस्टिक चूल्हे बनाए हैं जो 25% कम गैस और लकड़ी खाते हैं, और पहला ओके। सेट बना के हमने हरमंदिर साहब भेजा है। अच्छा। उसके बाद मैंने आपको क्रिमिनेशन वाला बताया कि वो हाँ जी। बनाया, उसमें आधी लकड़ी लगती है। तो ये हाँ, सारी देश के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि कितने बिल्कुल। घरों में चूल्हा जल रहा है। अगर हम 25% लकड़ी बचाते हैं या 25% गैस बचाते हैं, ये टेंट हाउस वाले हैं तो कहाँ जाती है गैस का कंजम्पशन, उनका तो सिलेंडर भी 1200-1300 रुपए का आता है। जो भी बच रहा है तो देश के लिए ही है। जो नई एक तो जनरेशन इससे है वो आगे एनवायरनमेंट आना भी चाहिए। अच्छा हो रहा है। हाँ जी। बिल्कुल, और जो जनरेशन है वो आगे आए, हमसे टेक्नोलॉजी ले, हम फ्री टेक्नोलॉजी देंगे और बनाए देश के लिए। हमने कौन सा साथ लेके जानी है। हाँ।
तो सर हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं और जी गुड लाइफ कर्नल डीएस सीमा, वो बहुत खुश हाँ हैं जी हमारी बातचीत हाँ जी सुन के। करण साहब। उनको हाँ जी, और इनको हेड्स ऑफ कह रहे हैं। नील आनंद कह रहे हैं हार्ड वर्क पेस। नील आनंद की तरफ से है अभाव जीवन के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपकी मदर के लिए भी उन्होंने तारीफ लिखी है। ज्योत्सना राणा मैम को बहुत अच्छा लग रहा है हमारे साथ बातचीत आपके साथ। योगा विद शालू, उनको भी बहुत प्रेरक लग रही है ये बातचीत। तो इसके साथ ही धीरजा शर्मा कह रही हैं कि उन्हें बहुत प्रेरणा मिल रही है बातचीत से। मनु शर्मा, ये सभी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत प्रेरित हो रहे हैं। मृदुला जोशी आपको सलाम कर रहे हैं, आपके लिए थैंक क्लैपिंग यू कर जी। रहे हैं। नवजीवन, सभी लोग बहुत खुश हैं और बहुत प्रेरित हो रहे हैं आपसे बातचीत करके। मेरे लिए भी बड़ी रंजीत अच्छी बात है कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर सकूं। हाँ जी, अर्चना टांगरी, सबको बहुत प्रेरणा मिल रही है। सर यही एक कारण है कि ये कार्यक्रम जियो तो जियो ऐसे और जुनून जिंदगी है में हम ऐसे ही मेहमानों को बुलाते हैं। मधु मदान जी का मैसेज है जो कि जिससे कि और लोगों को भी प्रेरणा मिले और ये बात आगे चले। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये भी एक तरह से इंडक्शन होती है, प्रेरणा भी चेन आगे चलती है और इस तरह की बातों से आगे किसको क्या फायदा हो जाता है हम सोच भी नहीं पाते। तो जी सर मैं एक बार फिर दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि विमेन टीवी इंडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम्स देखें, इसे लाइक करें और औरों को भी बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप क्या देखना चाहते हैं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। तो सर बहुत सी बातें हुई आपके बिजनेस, आपकी प्रेरणा, आपकी जिंदगी के बारे में, जी। और कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे कोई महिला होती हैं। तो आपकी उन महिला की बात सुनेंगे। व्हाट अबाउट योर लेडी? एक्चुअली हमारी जो मेरी वाइफ थी, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर इन 2015। उसकी कंट्रीब्यूशन हमारी चीमा बॉर्डर की प्रोग्रेस में के लिए 50% नहीं 60% है। हमारी मेरी वाइफ ने चारों लेडीज को इकट्ठा रखा, चारों भाई हम लोग इकट्ठे हैं। वही एक रीजन है कि चारों भाइयों का और चारों भाभीियों का एक फोकस्ड फोर्स लगी जिसने हमें ये कामयाबी दी। And definitely there is a woman behind every successful man and there are two behind every unsuccessful. That also is there. गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ जी में। जी जी हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ सर एक आपकी पीपीटी शेयर करते हैं, फिर आगे जी बातचीत चलाते जी हैं। तो जी एक शेयर कर रही हूँ मैं, जिसके साथ साथ शेयर स्क्रीन। हाँ जी सर, इसके बारे में आप साथ साथ हमें बताएं हाँ जी, मैं क्योंकि बताऊंगा। आप स्क्रीन लगाइए। जी, ये हाँ कौन जी, सी स्क्रीन? हाँ जी, एक ये देखिए स्क्रीन है। जैसे ना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, एक नेक्स्ट स्लाइड देखिए। भगवान ने इंसान को एक ऐसा क्रिएचर बनाया है कि अगर वो सोच ले कि मैंने चांद पे जाना है तो चांद पर भी जा सकता है। लेकिन 84 लाख जून में से दूसरा कोई भी क्रिएचर भगवान का बनाया हुआ ना तो सोच सकता है ना कर सकता है। तो हमें इस चीज के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। जी सर, नेक्स्ट है, कैन यू सी? नेक्स्ट हाँ जी, नहीं, इससे एक पीछे कर दीजिए। हाँ जी, हाँ एक जी, हाँ, अब ये देखिए गिलास है, इससे पानी रखा हुआ है। तो जब तक ये पानी का टेम्परेचर 211 है तब ये सिर्फ गिलास में हॉट वाटर है। जैसे ही हमने 212 किया, अब नेक्स्ट कर दीजिए। यस, तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया और इसने रेल के इंजन को चला दिया, 2000 हॉर्स पावर डेवलप कर दी। यही आपकी जिंदगी है, यही हर इंसान की जिंदगी है। उसको 1 डिग्री आगे ही निकलना है जिंदगी में। अगला कर दीजिए, जी, सेम फार्मूला आगे कर दीजिए। अभी आप रेस में ये नहीं कि गोल्ड वाला 100 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर भागता है और सिल्वर वाला 50 के ऊपर भागता है। अगर सिल्वर वाले की स्पीड 50 किलोमीटर है
तो गोल्ड वाले की मिली सेकेंड ही आगे होती है। मतलब सारी कहानी 1 डिग्री आगे की है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो अब आपका समय आई। नेक्स्ट एक और कर दीजिए। जी। जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक मालिक नहीं। नहीं। ये अब्दुल मालिक कलाम जी का कहना है, और इसके ऊपर विश्वास करें, विचार करें, क्योंकि 130 करोड़ जनता में हमारे पास 65% बिलो 30 ईयर यंग है। मतलब 80 करोड़ जो है यंग पॉपुलेशन है, उनको नौकरी मिल ही नहीं सकती जब तक वो अपना काम ना करें। तो हर एक को अपना ही काम करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर ही बनना पड़ेगा, और नौकरी देने वाला ही बनना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। और अगली जनरेशन को इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा। जी। नेक्स्ट। और आप ये देखो, ये जेसिका कॉक्स लड़की है, बिना बाजू के पैदा हुई और पायलट बनी। तो हम लोग तो लक्की हैं, हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, हाथ पैर दिए हुए हैं, दिमाग दिया हुआ है, ह्यूमन की वो दे रखी है, मतलब ह्यूमन का जन्म दे दिया इंसान का। इससे ज्यादा लक क्या भगवान दे सकता है हमें। नेक्स्ट कर दीजिए। एक ये जिंदगी में बहुत जरूरी है, मैं बच्चों से भी यही लेक्चर देता हूँ जब भी कॉलेज में पढ़ता हूँ, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, करेज, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन, ये 5 जो है सीज, वो बहुत जरूरी होनी चाहिए। मैं इसके लिए लाइव एग्जांपल अपना केस बताता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे, मैंने इनको कैसे 5 को यूज किया, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जी। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। ये देखिए, अब जैसे मैंने 212 वाला फार्मूला बताया, तो मुझे किसी ने 10th में वो फार्मूला बताया था, तो मैं जैसे ही जहाज के ऊपर गया तो मुझे पता लगा कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन होगी तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैंने कहा भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैरीन इंजीनियर है, अब इससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगी। कहते नहीं, अगर आपको ड्राइविंग आती हो तो वो एक्स्ट्रा मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है और आपको ड्राइविंग आती है तो आप एक एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। तो मैंने अपने कैप्टन को एप्लीकेशन दी कि सर मुझे ड्राइविंग, और उन्होंने कहा कि हैवी लाइसेंस होना चाहिए, कार का नहीं चलेगा। तो मैंने अपने कैप्टन को एप्लीकेशन दी कि मुझे ड्राइविंग आती है, मुझे इशू किया जाए लाइसेंस। जब तक मैं, तब तक कभी भी ट्रक नहीं चलाया था। कार को गेस्ट आता था घर में और चाबी छोड़ जाता था, थोड़ा बहुत राउंड मार लेते थे, बाकी ट्रक का तो मतलब नहीं था। और वैसे मैं गया वहां पे, वो कैप्टन ने मुझे वहां रिकमेंड कर दिया टेस्ट वाले के पास। मैं टेस्ट वाले के पास गया तो उसने मुझे अलाउ कर दिया। तो लेकिन आपको बोलना पूरे कॉन्फिडेंस से पड़ता है। बिल्कुल। अगर मैं ये कह दूंगा नहीं सर मैंने चलाया तो नहीं, अभी ट्राई करूंगा तो हो जाएगा, फिर कोई नहीं आपको हाथ लगाने देगा। मैंने कहा सर क्या बात करते हो, वो गियर है उसके ऊपर लगी हुई, क्लच ब्रेक लगा हुआ, मुझे पता है, मैंने चला दिया, मुझे हाथों हाथ ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो गई। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही देखा जाता है। इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस लेवल ही देखा जाता है, नॉलेज अगले को भी नहीं होता, बच्चे ये सोच ले। जी जी। नेक्स्ट कर दीजिए जी। अब मैंने देखो गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी, कैप्टन की नौकरी, लेकिन आज 100 कैप्टन भी एम्प्लॉय भी तो किए ना, फिर बहुत बड़ी बात है ये। इसके लिए फिर कलेजा चाहिए, पंजाबी कलेजा। जी। जब मैंने कहा कि मैंने नौकरी नहीं करनी, तो मेरे डैडी तो पूरे लाल पीले, आप लोग बोलोगे तो आपके साथ भी यही होने वाला है। तो मैंने कहा कि अगर, उन्होंने कहा कि अगर तूने नौकरी नहीं करनी तो घर नहीं आना। तो मैंने अपना सारा सामान दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के क्लॉक रूम में रखा 1 महीने, क्योंकि वहां 1 नग का 1 रुपया रोज लगता है और 30 दिन रखना अलाउड होता है। अब मेरा लगेज वहां पे पड़ा हुआ है, सब सिक्योर है, गवर्नमेंट का बंदा देख रहा है, 8 रुपया दिहाड़ी मेरा बिल पड़ रहा है, 1 महीने में 240 रुपया क्लॉक रूम का बिल आया, 200 रुपया रेडी वाले दिया, मेरा घर चालू। पर कमिटमेंट है कि घर नहीं आना तो घर नहीं आना, मेन पॉइंट, मेन है कमिटमेंट। नेक्स्ट। अब मैंने एक ही नौकरी ज्वाइन करी और उनके साथ 12 साल नौकरी करी। जब मेरी नौकरी 8 साल की थी, उस टाइम मैं कानपुर में पोस्टेड था, और उस टाइम लोहिया मशीन नई नई आई थी, उन्होंने स्कूटर बनाया था।
और उस स्कूटर प्लांट में हमारी कंपनी का स्प्रे सिस्टम था पेंट करने वाला। ओके। तो मेरे को जो स्कूटर लोहिया मशीन के एमडी थे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा थर्मस कितना तनख्वाह देती है? मैंने कहा जी 15,000। उन्होंने कहा 30,000 ले ले, मेरे साथ आ जा। अब मेरी तनख्वाह सीधी 15 से 30,000 हो रही थी। सोचे जो बच्चे हैं नए वो इस चीज को जरूर ध्यान दें। पर मैंने क्या सोचा कि मैंने 4 साल से ज्यादा और नौकरी नहीं करनी, क्योंकि 40 से पहले पहले मैंने इंडस्ट्री में बिजनेस में जंप करना है। और अगर मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह महीने की बढ़ रही है तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए साल की मेरी गेन हो रही है। इसका मतलब 6 लाख रुपए का मेरा टोटल गेन है। और मुझे 6 लाख के गेन के लिए 8 साल बॉयलर कंपनी में नौकरी, 4 साल स्कूटर कंपनी में नौकरी, ना मैं बॉयलर बना सकूंगा ना मैं स्कूटर बना सकूंगा। ये सोचना अगली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट। अब ये कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन के बगैर आपके अंदर जितना मर्जी नॉलेज हो उसका कोई यूज नहीं है जब तक अगर आप आप अपने हाँ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट कर दीजिए, है ना। अब मेरा केस लीजिए, अब मेरा केस आगे कर दीजिए। अब मैंने जैसे मैडम ने बताया मैंने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करी। नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब ये फैक्ट्री हमारी सबने देखी हुई है जो रोपड़ की तरफ को जाते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। ये हमारा ऑफिस है एयरपोर्ट रोड पे ही। नेक्स्ट कर दीजिए। आगे कर दीजिए। ये जो जिसकी आप फोटो देख रहे हैं ये शहीद भगत सिंह का भतीजा है। और ये इसी डेस्क के ऊपर मेरे साथ ये बैठा है 5वीं क्लास से लेके 8वीं तक। इसने ही मेरा दिमाग मतलब चेंज किया है, जिससे मैं सोसाइटी के लिए काम करने के लिए बारे में मैंने सोचा। नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये मैंने आपको बताई दी चाय वाली बात जो हुई थी। हाँ जी, घर जरूर। ये कैपिटल वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट कर दीजिए और आगे कर दीजिए। सबसे पहले मैंने अपने पूरी फैमिली को साथ में लिया। हम लोग 4 भाई थे। मेरे 2 भाई उन्होंने बीएससी करी हुई थी, उन्होंने एमएससी करके लेक्चरर लगना था। मैंने कहा हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, मैं इंजीनियर हूँ, एक बंदा मार्केटिंग मैनेजमेंट करो, एक बंदा फाइनेंस करो। तो वो भी मान गए। एक ने एमबीए कर लिया, एक ने एमए इकोनॉमिक्स कर ली। उससे एक इंजीनियर, एक फाइनेंस का बंदा, एक मार्केटिंग का बंदा, हमारी घर की टीम बन गई जिससे हमें कामयाब। वेरी गुड। ये है पार्ट ऑफ प्लानिंग। हाँ जी। उसके बाद मैंने जैसे पहले बता ही दिया कि चारों लेडीज हमारी इकट्ठी। बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि मैंने चारों लेडीज की अलग से मीटिंग लगाई। मैंने उनको कहा भी अगर तुम लोग 5 साल इकट्ठी रह जाओ तो मैं हर एक को एक कार और एक घर दूंगा। ये मेरी पर्सनल कमिटमेंट है। और 5 साल के बाद एक दिन भी नहीं रहना, ये भी आज ही कमिटमेंट। तो उसकी वजह से चारों लेडीज का और चारों भाइयों का एक यूनिट डायरेक्शन में फोर्स लगी। उसकी वजह से हमें ये कामयाब हुई और आज तक हम इकट्ठे हैं। और पहले किनार की 3 कोठियां उनकी बनी, बाद में मेरी बनी और सबके पास मेरे से बेटर कारें आज भी है। वेरी गुड। ये तो आपको अपनी कमिटमेंट जो फुलफिल करनी पड़ती है, खाली कहने से नहीं काम चलता। नेक्स्ट कर दी। ये मैंने ईंटों वाली मशीन की आपको कहानी बताई दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, बंद कर दी। थैंक यू जी। स्टॉप शेयरिंग। जी, बहुत सुंदर आपने तरीके से ये तैयार किया है अपना जो जीवन की कहानी है। बड़ा शुरू से ही जिस तरह से बात चल रही है बड़ी प्रेरणा मिल रही है सबको। लेकिन ये प्रेजेंटेशन से लगता है कि एक तैयारी इससे शो होता है वैसे भी कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं अपने लिए, ये भी जाहिर होता है। तो सर जैसे अब एक हमारा सिस्टम है देश का कि जो आपने ज्यादातर बच्चे जब पढ़ते हैं उसके बाद नौकरी ढूंढते हैं, या आज से कहें 25 साल पहले बहुत से बच्चे ऐसे होते थे कि जो नौकरी नहीं ढूंढते थे, पेरेंट्स के साथ जो भी छोटा मोटा काम है वो ज्वाइन करते थे। लेकिन आजकल पढ़ाई महंगी भी बहुत हो गई है और लगभग सभी बच्चे बाहर नौकरी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स हो चुके हैं या होने चाहिए और कि लोगों को, बच्चों को इस तरह से बाहर ना जाना पड़े, वो खुद कुछ क्रिएट कर सकें? रजनी मैडम ऐसा है, जो सबसे बड़ा करैक्टर होना चाहिए ना इंसान में,
वो करैक्टर खत्म कर दिया इस एजुकेशन सिस्टम ने। जब हम लोग थे तो हमारी किसी की हिम्मत नहीं थी कि मास्टर के आगे सिर भी उठा ले। अगर आप मास्टर को चक्कू दिखाओगे तो आपको कहां से पढ़ाई मिलेगी? मतलब एजुकेशन सिस्टम में अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है वो ठीक है। पहले वाला जो हुआ सिस्टम, उसकी वजह से ये सारी बर्बादी हुई है, क्योंकि आपने जो कल्चर था मेन, जो पीछे से पढ़ाया जाता था, रेस्पेक्ट थी बड़ों की, वो खत्म करवा दी, मटेरियलिस्टिक कर दी दुनिया। उसी से ये सारा रिजल्ट आया है। हाँ, इज्जत शुरू से जब हम सिखाते हैं बच्चों को, टीचर की इज्जत करने से मतलब, हाँ, माता पिता की इज्जत करने से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उनकी करनी, एक बिहेवियर होता है, वो हर एक की रिस्पेक्ट करना फिर बच्चे एग्जैक्टली, हाँ। सीखते हैं। तो सर, आपके विचार से कि इंडिया को कैसे देखते हैं आप 2047 में, जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे, बहुत तरक्की कर रहे हैं हम, तो कहाँ तक हम पहुंचेंगे और क्या हमारा विश्व में स्थान मैं होगा? इंडिया के लिए ना सबसे सुनहरी मौका अब है, क्योंकि अब सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर के इंडिया में आ रही है, और हमारे पास सबसे अच्छी क्लाइमेट है। हमने सिर्फ जो हमारी यंगर जनरेशन है 80 करोड़, उनको यूटिलाइज करना है सही तरीके से, उनको स्किल देनी है, उनको काम सिखाना है और उनको करैक्टर देना है। जब तक करैक्टर और काम दोनों चीजें होनी चाहिए, सक्सेस के लिए जरूरी है। अकेला काम, अगर आपके अंदर करैक्टर नहीं है, आपके पास ये 5C नहीं है, तो आप नॉलेज जितना मर्जी हो जाए उससे कुछ नहीं आता। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज है। करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो सर, बातचीत को आगे चलाते हुए एक और पीपीटी के साथ हम बातचीत आपके साथ जी आगे जी बढ़ाते हैं। तो मैं जी ये शेयर कर रही हूँ एक और प्रेजेंटेशन। जी। जी, देख पा रहे हैं आप? हाँ, इधर। हाँ जी, दिख रहे हैं। ये तो जी आप आगे कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपने देख ही ली है, पहले मैंने दिखा हाँ दी जी, है। हाँ जी, हाँ नेक्स्ट कर दीजिए। जी। ये मेरे पेरेंट्स हैं। इन्होंने हम्म, ही हमारे अंदर इनकलकेट किया है कि इकट्ठे रहना है। जब हम छोटे छोटे थे तो हर हफ्ते मेरे डैडी हम लोगों को, वो बीरबल परंतु गट्ठर नहीं टूटा या झाड़ू नहीं टूट सकता, वो हर हफ्ते हम लोगों को सुनाई जाती थी कहानी, जिसने हम चारों को इकट्ठा रखा। बाकी मेरी वाइफ की मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बता दी है, जो गुलाबी सूट में वो मेरी वाइफ है। उसने भी चारों तीनों अपनी भाभीियों को साथ में मिला के चली, खुद नहीं खाया लेकिन उनको जरूर खिलाया। और लेफ्ट साइड में मेरी डॉटर इन लॉ थी, राइट साइड में मेरा बेटा है। हाँ जी, ये हाँ लेफ्ट जी, साइड में मेरी डॉटर इन लॉ, राइट साइड में मेरा बेटा है, पीछे मैं जी। हूँ। पहले मेरी दाढ़ी दूसरी थी, अब वाइट हो गई है, टाइम हो गया। हाँ, समय का Next, पहिया। हाँ जी। हाँ, ये मैं छोटा था जब मैं देखो, ये गत्ते की गाड़ी है लेकिन ड्राइविंग सीट पर मैं ही बैठा हूँ। हाँ, ये बिहेवियर शुरू से पता लगता है ना, शुरू के से हो पाँव। जाता है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी छोटी है, पुरानी है, पहले एनसीसी वगैरह की फोटो है। नेक्स्ट कर दीजिए। ये ये मुझे लेफ्ट साइड में जो है ये कमेंडेशन सर्टिफिकेट, मुझे कमेंडेशन मिली है, क्योंकि मैंने 71 वार में जी। मैं इंडियन नेवी में था उस टाइम की। मेरे को ये कमेंडेशन है कि मेरा इतनी डेडिकेशन थी कि वार में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुई। और जो राइट साइड में है वो वरुण, जो देवता माना जाता है समुद्र का, जी, उसकी सर्टिफिकेशन है कि मैंने इक्वेटर क्रॉस किया है। पहले जमाने में ना इक्वेटर क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती बहुत थी। बड़ी बात तो है। वो ट्रेंड बना हुआ है कि अगर आपने इक्वेटर जिंदगी में पास करना, किसको मिलता था? लकड़ी के जहाज होते थे। तो इसलिए वो राइट साइड वाला इक्वेटर का वो सर्टिफिकेट है वरुण देवता का। नेक्स्ट कर दीजिए। ये तो मेरी वाइफ की फोटो है, ये आपके बात हाँ, होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट। जी, हाँ जी, ये ये हमारे पूरे परिवार की पुरानी फोटो है 74 की। ये हमारे पहले अपने कोरोगेशन की फैक्ट्री। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी। ये देखिए, मैं बर्मा गया था, तो हम्म, वहां की नेशनल ड्रेस जो है वो लुंगी है। अच्छा। तो मैं भी जी। लुंगी पहन के जाता था वहां पे, पैंट पहन के नहीं। हाँ, मतलब आपको अडॉप्ट जरूर करना चाहिए कल्चर, जो लोकल कल्चर है वो बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चों को सीखना चाहिए ये पॉइंट। एक वेरी एक गुड। चीज, एक एक नुक्ता जो है वो काम करता है। जी, नेक्स्ट कर दीजिए। बिल्कुल। ये हिमालयन पैकेज। नीचे को। नेक्स्ट।
ये मैंने ईंटों की मशीन बनाई, मैंने आपको कहानी हाँ बता जी। दी पहले। जी सर। ये हमने फिर ये हमने एमओयू साइन किया। ये हमारी फैक्ट्री है पहले। ये एमओयू साइन किया कनाडा के साथ वाटर ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया में अभी भी कर जी। रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये डाइज वगैरह डाइंग प्लांटों में बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, उसके ऊपर भी हमारी एक डिवीजन है वो काम कर रही है। नेक्स्ट। जी। ये हमारी फैक्ट्री पहले छोटी सी थी, 2 एकड़ 2.5 एकड़ में हमने पहले फैक्ट्री लगाई थी। अब ये तो 32 एकड़ जमीन हो गई है। ठीक हाँ, है। बहुत बड़ी बात है जी। ये द भी। टू लैंडमार्क्स। जी। एग्रीमेंट। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी। ये अच्छा हमने ये आपकी। मास्टर बनाया, जो मैंने आपको बताया। मैं हाँ चाहता हाँ। हूँ कि बच्चे आगे आए, हमसे टेक्नोलॉजी लें और इसको एज ए बिजनेस अडॉप्ट करें। जी। ये मेरे को मिला है AIMTC से सर्टिफिकेशन, शशि थरूर जी दे रहे हैं। बहुत सुंदर सर। नेक्स्ट। यस। ये हमारे गोल्ड। एयर मार्शल है 3BRD के। फॉर्चुनेटली मेरी भी नीली कमीज थी, नीली पगड़ी थी, तो फोटो साथ में खिंचा दी। एकदम से लगता है कि उन्हीं के साथ हैं। हाँ जी जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये एम्बेसडर है कैनेडियन। ये धारीवाल, हर धारीवाल कनाडा का वो है। नीचे में 2 बंदे इंडिया से गए थे वियना डेलीगेशन में, उनमें मैं भी एक था फॉर्चुनेटली। तो मेरा इंडिया का फ्लैग जो है मैंने होस्ट किया शैनेगन के साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट। जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। ये एयर चीफ मार्शल SB जो है, एयरफोर्स के लिए भी लोग कुछ काम करते हैं। ओके। जी। जी। ये अपने एकेडमिशियंस हैं, जो कि इनके मैं शेयर करता रहता हूं, ताकि नए बच्चे तो वहीं से मिलने हैं, मुझे तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर एकेडमी से ही मिलने हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। बिल्कुल। जी। ये भी जी। मैं रियाद बारह में भी आरंभ में, हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट को लेक्चर देते, अब फर्स्ट ईयर को दे देते हैं। हाँ क्योंकि नहीं तो क्या, वो 5 साल 4 साल पढ़ाई नहीं करता, बाद में चिड़िया चुग गई खेत, फिर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कैच देम यंग। हाँ, पहले ही होना चाहिए। नेक्स्ट। ये हम MOU हमने साइन किया IIT रोपड़ के साथ, उनके सामने क्रिमेशन डिवाइस बनाई है, और भी काफी रिसर्च हम कर रहे हैं IIT रोपड़ के साथ। मैं सीनेट मेंबर भी हूँ IIT रोपड़। हाँ गुड। अच्छा। वन डे एट ये CSIR। प्रोफेसर विजय राघवन है, CSIR। जी उनके साथ भी आपकी कोलैबोरेशन है। बहुत जी बढ़िया। जी, कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं। ये वैसे एम्बेसडर तो है पेरू वगैरह, पैराग्वे के एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं बहुत। नेक्स्ट। ये हमें मिला अभी ड्रीम डेयर टू ड्रीम का अवार्ड अनुराग ठाकुर जी से। जी। हाँ ये जी। हाँ जी। नेक्स्ट। ये वेस्टर्न कमांड है, यहाँ पर हमने ये जो कचरे में से कुछ निकालने का प्रोजेक्ट किया है। नेक्स्ट। ये अनु आगा मेरी बॉस है, मैंने 12 साल थर्मस में नौकरी करी। ये थर्मस की चेयरपर्सन है मैडम। ओके। अच्छा। उनके साथ एसोसिएशन अभी भी है एक्स आपकी। एम्प्लॉय के साथ, मतलब एक्स एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन है। जी। जी। ये तो चलो अखबार की है सारी। नेक्स्ट। ये IIT रोपड़ में हमें, क्योंकि मैं लेक्चर वगैरह देता हूँ वहाँ पे, जी। इंडस्ट्रियल पार्टनर भी उनका, इंडस्ट्रियल एडवाइजर भी। जी। ये हमें वो मिड इंडियन ब्रांड बेस्ट एक्विटी फाउंडेशन ने ऑनर किया हुआ है, जो बेस्ट 5 परफॉर्मिंग से मिड साइज बेस्ट कंपनी परफॉर्मिंग है। कंपनी है। जी जी। ये कैप्टन है, मैं बॉर्डर का कैप्टन हूँ, एक हवाई जहाज का कैप्टन है, एक जहाज का कैप्टन क्या बात है। क्या बात है। है। बहुत बढ़िया। जी। ये चीफ ऑफ एडमिन। ये नेवल स्टाफ है, नेवी का चीफ, प्रेजेंट लांबा, एडमिरल लांबा। ये मेरा क्लासमेट है, अब ये बस अड्डे में चला गया, नहीं तो मैंने भी इसकी तरह होना था। आपने तो मैं जहाज बदल लिया ना। जी। जी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। जी। तो ये बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने अपनी यात्रा की तैयारी की है। तो सर आपसे जो आप आगे संदेश देना चाहते हैं फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को, जी। और आप कोई जो भी अपनी शिक्षा देना चाहते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ें। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे और अपने कस्टमर को और अपने एम्प्लॉयज को अपना मान के चलोगे, तो आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। हमारा कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छोड़कर नहीं गया नौकरी। जब से हमने कंपनी स्टार्ट करी है, 85 के वर्कर हमारे साथ आज भी हैं,
और 95 में हमने यहाँ पर ऑफिस खोला था। सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे 95 से लेके आज तक हमारे साथ है, इंक्लूडिंग ड्राइवर्स। तो ये चीज नए बच्चों को, ये नए को सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात है। तो सर आपसे बहुत सुंदर सुंदर किस्से सुने, बहुत अच्छी कहानी सुनी आपकी, और मुझे लगता है कि बहुत लोग जो आगे भी यूट्यूब पे इसको देखेंगे बहुत प्रेरित होंगे। तो 2 पंक्तियां मैं भी कहना चाहती हूँ यहाँ। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है, परिश्रम का फल सफलता ही है। और बिना दूरी तय किए हुए हम दूर नहीं जा सकते, दूरी तो तय करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। और दर्शकों से मैं एक बार फिर बात करना चाहूँगी, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आप हमें बताते रहिए। विमेन टीवी इंडिया के साथ जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम देखें, लाइक करें, और जो भी आप कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, जो नई चीज़ देखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सर आप भी ज़रूर विमेन इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा निमंत्रण आपने स्वीकार किया और इतना समय निकाला। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक्स।